CFAP 3BMS को बातें हम कर रहे थे बिजनेस स्ट्रैटेजी की, और उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजिक एनालिसिस में हम मॉडल कवर कर रहे थे। सो वापस आते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी में। क्या मतलब था बिजनेस स्ट्रैटेजी का? हाउ टू डील विद कंपटीशन, हाउ टू डील विद कंपटीशन, कैसे डील करना है कंपटीशन को। एक प्रोसेस जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटजिक प्रोसेस का या स्ट्रेटजिक प्लानिंग का, स्ट्रेटजिक प्रोसेस और स्ट्रेटजिक प्लानिंग, which involves 3 interrelated sub processes: strategic analysis, strategic choice and strategic implementation। और हम कवर कर रहे हैं strategic analysis which is also called strategic position। मतलब क्या है? to analyze current position of the business या to analyze factors affecting position of the business। और उस पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस, मीन हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैक्टर्स देखने हैं। क्या देखना है? अपने रिसोर्सिस को देखना है, और हमें रिसोर्सफुलनेस मीन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस को देखना है। कैसे देखना है? हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, जिसमें से एक मॉडल है हमारे पास पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल के। हमें क्या करना है? 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को देखना है कि इधर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में हेल्प दे रही हैं, नहीं अगर वीकनेस है तो हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर रही हैं, ये फ्यूचर में कर सकती हैं, तो इन्हें हमें इंप्रूव करना चाहिए। इंटरनल एनालिसिस के लिए हमारे पास कुछ और मॉडल भी हैं, जिसमें एक 7S मॉडल है और एक हमारे पास रिसोर्स मॉडल भी है। रिसोर्स मॉडल क्या हैं? ये बाकी 2 मॉडल फ्यूचर में कहीं पे डिस्कस करेंगे। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस भी। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें देखना है एनवायरनमेंट एंड हाउ इट में चेंज को, इसलिए इसे एनवायरमेंटल एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। और एक फर्म हमने कहा 2 तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, एक इंडस्ट्री एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री मीन मार्केट जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी हद तक फैक्टर्स को देखना, मीन छोटा एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट भी इसको बोलते हैं। और उसको अगर हमने एनालाइज करना है तो हमारे पास मॉडल है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के। हमने 5 फोर्सेस अपनी मार्केट, अपनी इंडस्ट्री की हद तक देखी कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर नए एंट्रेंट्स के एंटर होने का थ्रेट हाई है या लो है। कंट्री में नहीं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है या लो है, मीन हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव। हमारी इंडस्ट्री के अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है या लो है, और हमारी इंडस्ट्री से जो कस्टमर हैं उनकी बार्गेनिंग पावर हाई है या लो है। पूरे कंट्री के हमने नहीं देखे। हमारी इंडस्ट्री के अंदर कंपैटिटिव राइवलरी मीन कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर हाई है या लो है। पूरे कंट्री में नहीं हमने देखा। कहाँ पे देखा है? अपनी इंडस्ट्री, अपनी मार्केट के अंदर। सपोज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑपरेट करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हद तक हमने देखा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कंपैटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर। हाँ, एक मॉडल हमारे पास और भी है जिसे नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल मॉडल का, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। हाँ, अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो उससे रिलेटेड हमारे पास 2 मॉडल हैं, जिसको कंट्री या रीजनल एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है। और वो क्या से देखना है हमने? पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, पूरे कंट्री लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे नहीं। इसलिए मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। या हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है पोर्टर्स नेशनल डायमंड मॉडल, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अभी तक हम पोर्टर 5 फोर्सेस कवर कर चुके हैं, पेस्टल कवर कर चुके हैं और पोर्टर वैल्यू चेन कवर कर चुके हैं, और तीनों के ऊपर हम एक केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं।
प्रीवियस लेक्चर में हमने पोर्टर वैल्यू चेन कवर किया, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल एंड सर्विसेज, और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज़ थी, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। इन इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो पोर्टर वैल्यू चेन। अगर हमने इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो पोर्टर 5 फोर्सेस। अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो फिर मॉडल क्या हमारे पास, पेस्ट फैक्टर्स के थ्रू एनालाइज करना। सो पोर्टर वैल्यू चेन का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था, एक क्वेश्चन और हमें मिलेगा। क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को मिला है उसके अंदर देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा हमें स्टार कॉफ़ी के नाम से। स्टार कॉफ़ी के नाम से क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिलेगा हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार कॉफ़ी। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये है हमारे विंटर 2020 पेपर का। अभी पिछले पेपर में विंटर 2020 में एग्जामिनर ने पोर्टर वैल्यू चेन को टेस्ट किया फॉर 12 मार्क्स। हमारे एग्जाम पेपर में इतने सिनेरियो टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम इससे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल सिनेरियो कवर कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा सिनेरियो भी आ जाए तो हमें परेशानी ना हो, उससे डर ना लगे, हम उसे टैकल कर सकें। सो विंटर 2020 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 12 नंबर के लिए एक क्वेश्चन जिसका एक पार्ट ए है फॉर 6 मार्क्स और एक पार्ट बी है फॉर 6 मार्क्स। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ एससीज प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं सिर्फ प्राइमरी, ऑफर्स वैल्यू टू द कस्टमर टू अचीव द कंपैटिटिव एडवांटेज। प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड कर रही हैं कंपैटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए, आइडेंटिफाई करनी है और उसके अंदर से अच्छी बातें आपने बतानी है कि वैल्यू कैसे क्रिएट कर रही हैं, बेनिफिट बिजनेस को कैसे प्रोवाइड कर रही हैं। तो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विसेज। तो इसके अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं और साथ बातें भी करते हैं कि कैसे ये बिजनेस को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। क्या ख्याल है? Star Coffee SC is a USA based a chain of high-end cafes. It has 63 state-of-the-art cafes, mostly in the commercial area of the country to target office workers. तो कोई सिर्फ 63 कंपनी के जो है वो कैफ़े हैं, आर्ट कैफ़े मीन खूबसूरत से कैफ़े, कहाँ पे, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर, ताकि ऑफिस वर्कर्स को टारगेट किया जा सके। Every year in October, SC orders freshly harvested and processed coffee cherries from several growers in Guatemala. ग्वाटेमाला कोई जगह है जहाँ पे जो है वो ग्रोअर्स क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, कॉफ़ी चेरीज, कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो अक्टूबर में आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। A place that is well known for its coffee industry and offers benefit of labor arbitrage. तो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात है। ये क्या कर रहे हैं आप, ग्वाटेमाला से आप क्या कर रहे हो, कॉफ़ी चेरी जो है वो ऑर्डर कर रहे हो। क्यों? वहाँ पे आपको लेबर आर्बिट्रेज, मतलब क्या हुआ कि आपको शायद लो कॉस्ट लेबर की बेस पर लो कॉस्ट चेरीज ऑफ कॉफ़ी जो है बाय करने में हेल्प मिलती है। तो ये वैल्यू एडिशन कर रही है। क्या ख्याल है? ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी थ्रू कॉस्ट कटिंग। Along with the payment for cherries, SC pays the growers to book premium shipping agent who can deliver the cherries to SC warehouse in USA. तो डिलीवरी कैसे हो रही है? कुछ शिपिंग एजेंट जो है वो आप सप्लायर को कहते हो कि वो अरेंज करके हमें जो है वो डिलीवर करे, कहाँ पे, USA में। और प्रीमियम एजेंट आप यूज़ कर रहे हो ताकि क्वालिटी ऑफ चेरीज जो है इन ट्रैवलिंग मेंटेन रखी जा सके, और ये चीज़ भी हमारी बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। ये सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, साथ बताना है कि वैल्यू एडिशन कैसे करें, फ़ायदा कैसे देगी। 2 पॉइंट हो गए इनबाउंड लॉजिस्टिक के। When the shipment arrive, SC workers run quality check to keep only the best quality cherries and return the rest back to the growers. और जब USA में चेरीज कॉफ़ी की आती हैं तो क्या किया जाता है, क्वालिटी चेक परफॉर्म किए जाते हैं।
इंश्योर करने के लिए सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट ही हमारे बिजनेस में एंटर होनी चाहिए, लो क्वालिटी नहीं। और अगर लो क्वालिटी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं ग्रोअर्स को। कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। SC keeps the cherries in a highly well maintained large storage facility at the warehouse to ensure they stay fresh as long as possible and are carefully sent to the cafe when required। तो कंपनी क्या करती है, केयरफुली जो है वो एक स्टोर में क्या करती है, स्टोर करती है ताकि फ्रेश रहें, क्वालिटी मेंटेन रहे अच्छे स्टोर में। और जैसे ही कोई ऑर्डर में मिलता है किसी कैफ़े से तो हम क्या करते हैं, फिर वहाँ पे डिलीवर करते हैं। अनटिल देन क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और स्टोर भी रहते हैं तो कंपनी स्टोरेज फैसिलिटी को इंश्योर कर रही है कि क्वालिटी ऑफ चेरी जो है वो मेनटेन रखी जा सके। तो ये सारी बातें थी इनबाउंड लॉजिस्टिक की। साथ हमने बता दिया कि कैसे वैल्यू एडिशन हो रही है, कुछ 4 बातें मिल गई। ईच SC स्टार कॉफ़ी कैफ़े इज इक्विप्ड विद रोस्टर्स एंड ग्राइंडर्स। ऑब्वियसली वो कॉफ़ी बीन आपको मिले हैं तो उनको पहले आप रोस्ट करते हो। रोस्ट का मतलब क्या, भुनते हो। और उसके बाद क्या करते हो, ग्राइंड करते हो, मीन पाउडर बनाते हो कॉफ़ी, ताकि कॉफ़ी बनाई जा सके। तो आपने हर कैफ़े के अंदर क्या दिए हुए हैं, रोस्टर्स और ग्राइंडर्स दिए हुए हैं। द रोस्टिंग प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट द ग्राइंडिंग प्रोसेस इज फेयरली सिंपल। As soon as the cherries arrive at the cafes, they are checked for freshness and roasted into coffee beans according to SC specific requirement। तो आप क्या करते हो, जैसे ही कैफ़े में आती हैं कॉफ़ी चेरीज तो उनको क्वालिटी चेक परफॉर्म किया जाता है कि फ्रेश हैं और उसके बाद रोस्ट की जाती हैं। ये क्या है, ऑपरेशंस। क्या ख्याल है? The coffee beans carry a long shelf life and are kept at a small store in the cafe। और आप क्या करते हो, उनको स्टोर भी करते हो रोस्ट करने के बाद। To bring just the right flavor, the coffee beans are crushed by grinder right when that perfect cup of coffee need to be prepared। और जब आपने कॉफ़ी का कप बनाना था तब आप क्या करते हो, उसको गारंडर करते हो। और गारंडर क्यों करते हो, तब ताकि फ्रेश कॉफ़ी जो है वो कस्टमर तक प्रोवाइड की जा सके। बिफोर ऑर्डर आप जो है उसे गारंडर करके नहीं रखते। ये भी क्या था, ऑपरेशंस। SC takes pride in its proprietary quality control, roasting and grinding process and market them by putting imprints on cups, placing attractive posters on cafe walls and by word of mouth through their customers। तो कंपनी क्या कर रही है, मार्केटिंग कर रही है। कैसे, नाम अपने जो है वो प्रिंट करके कप्स के ऊपर, अट्रैक्टिव पोस्टर के ऊपर या फिर कैफ़े के वॉल्स के ऊपर, और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। दूसरा, मार्केटिंग आपकी कैसे हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, कैफ़े बना रहे हो कहाँ पे, कमर्शियल एरिया में, टू टारगेट ऑफिस वर्कर्स। तो ये भी मार्केटिंग है, सेल्स की बात है। मीन सेल चैनल आपका क्या 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 है, जो पहली लाइन में लिखा हुआ था, कमर्शियल एरिया में टू टारगेट ऑफिस वर्कर्स। SC is extremely particular about the customer experience at the cafes। It only hires experienced staff, maintain cafes in immaculate condition, has a credible loyalty program and provide free use of Wi-Fi, newspaper and magazine। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज है। कस्टमर को आप वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो अपने कैफ़े में, न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रहे हो, मैगजीन प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि कस्टमर को अदर फैसिलिटीज़ के थ्रू क्या किया जाए, सेटिस्फाई करके रिटेन किया जा सके, जो अगेन आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा थ्रू कस्टमर रिटेंशन। और आपका स्टाफ जो है वो भी बड़ा एक्सपीरियंस है, नाउ हाउ है उन्हें, ताकि गुड क्वालिटी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करके ऑब्जेक्टिव मीट किया जा सके। और साथ आप क्या कर रहे हो, स्टाफ की बात आ गई, वाईफाई की बात आ गई, लॉयल्टी प्रोग्राम भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। लाइक कस्टमर को कोई आप लॉयल्टी पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करते हो, किस लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए, टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक हमें 3-4 बातें पता चल गई। ऑपरेशन से हमें 2 बातें पता चल गई कि आप क्या करते हो, रोस्ट करते हो क्वालिटी चेक परफॉर्म करके, और गारंडर करते हो कब, जब ऑर्डर मिलता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात मिली यहाँ पे।
नहीं, तो हम लिख लेंगे कि कस्टमर क्या करते हैं, डिलीवर कस्टमर तक कैसे आप करते हो। कस्टमर जो है वो कैफ़े से आके कॉफ़ी क्या करता है, बाय करता है, मीन डिलीवरी कस्टमर खुद से बाय हैंड जो है वो रिसीव करता है। तो ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, हाउ आउटपुट्स आर हैंडल प्लस डिलीवरी। क्या ख्याल है। उसके बाद मार्केटिंग की बातें आ गई, कमर्शियल एरिया में है ताकि ऑफिस वर्कर्स को, पेइंग कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके कमर्शियल एरिया में। और दूसरा आप जो है वो कप्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू या फिर कैफे वॉल्स के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो। और साथ हमारे पास आफ्टर सेल सर्विसेज आ गई। स्टाफ आफ्टर सेल सर्विसेज में सर्विसेज देनी है ना, कस्टमर को ऑर्डर के टाइम पे सर्विसेज देनी है, कस्टमर को फूड डिलीवर करते हुए सर्विसेज देनी है। तो वो एक्सपीरियंस स्टाफ है जो कस्टमर को अच्छी तरह से हेल्पफुलनेस प्रोवाइड करेगा, नॉलेज प्रोवाइड करेगा। कस्टमर को अगर नॉलेज चाहिए कि कौन सी कॉफ़ी आपके पास किस टेस्ट की है, क्या ख्याल है, मेन्यू में क्या चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, तो ये चीज़ का नॉलेज देने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस है। और यहाँ तक 6 नंबर के लिए पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। क्या ख्याल, इजीली हो सकता है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है तो फिर हो सकता है, इंडिपेंडेंट लिविंग वाला। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन एससीज प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द वैल्यू डिलीवर टू द कस्टमर। मीन आपने सजेशंस देनी है कॉस्ट को कम करने के लिए और क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ऊपर अगर आप देखो तो पहले पैराग्राफ में उसने बताया कि आप बाय करते हो कहां से, ग्वाटेमाला से, और कॉफ़ी चेरीज आती हैं कहां पे, यूएसए में आपके वेयर हाउस में, ऐसी बात है। और वहां पे आप क्या करते हो, क्वालिटी चेक परफॉर्म करते हो, और अगर कोई क्वालिटी लो निकलती हैं चेरीज तो आप रिटर्न करते हो कहां, ग्वाटेमाला। ये तो आप फिर रिटर्न में अच्छी खासी शिपिंग कॉस्ट बेयर करते होगे। क्या ख्याल है, अगर क्वालिटी चेक परफॉर्म नहीं हो तो फिर आप रिटर्न कहाँ पे करोगे, ग्वाटेमाला में, जहाँ पे आप जो है वो रिटर्न की अच्छी खासी डिलीवरी कॉस्ट बेयर करोगे। तो आपको क्या करना चाहिए, ग्वाटेमाला जो है वहीं पे क्वालिटी चेक परफॉर्म करने चाहिए वाइल डिलीवरिंग टू द यूएसए, ताकि अगर कोई क्वालिटी चेक परफॉर्म में नहीं आती, मीन लो क्वालिटी चेरीज हैं, तो आप वहीं पे ही फार्मर्स को, सप्लायर को रिटर्न कर सको विदाउट एनी शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम यूएसए टू ग्वाटेमाला। क्या ख्याल है, तो इस तरह की कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है। फिर दूसरा आप क्या कर रहे हो, कॉफ़ी जो है वो चेरीज आप ट्रांसफ़र करते हो कैफ़ेज़ पे, और हर कैफ़े के ऊपर जो है उनको रोस्ट किया जाता है, गारंडर किया जाता है। चले गारंडर तो चलो माना कि आपने जब कॉफ़ी बनानी है तभी करना है, लेकिन ये रोस्टिंग भी हर कैफ़े के अंदर हो रही है। दिस मीन हर कैफ़े के अंदर आपको रोस्टर भी रखना पड़ रहे हैं, हर कैफ़े के अंदर स्टाफ को आपको ट्रेन भी करना पड़ रहा होगा कि अच्छी क्वालिटी की रोस्टिंग कैसे की जा सकती है। और इसलिए रोस्ट करने के बाद फिर स्टोरेज भी कहाँ पे करनी है, हर कैफ़े के अंदर, जिसके लिए अगेन कोई आपको अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी भी उन्हें अरेंज करके देना पड़ रही होगी। तो अगर ये स्टोरेज और रोस्टिंग आप जो है वो अरेंज कर लो कंपनी के वेयर हाउस में ही, ताकि रोस्ट होके वहीं पे स्टोर हो जाएं और उसके बाद रोस्टेड कॉफ़ी ही ट्रांसफ़र की जाए कैफ़ेज़ पे, तो इससे हर कैफ़े पे स्टाफ को रोस्टिंग की एक तो ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी, और दूसरा वहाँ पे रोस्टर रखने की जो कॉस्ट है या स्टोरेज की कॉस्ट जो है उसे क्या किया जा सकता है, सेव, अवॉइड किया जा सकता है। तीसरा आपने देखा इनबाउंड लॉजिस्टिक में कि आप क्या करते हो, सप्लायर को कहते हो कि वो कोई प्रीमियम शिपिंग एजेंट के थ्रू हमें डिलीवर करे। दिस मीन सप्लायर आपका कोई एक तो नहीं होगा, काफ़ी सारे होंगे। तो इतने सारे एजेंट सप्लायर के जानने वाले, अगर कोई डिलीवरी लेट होती होगी तो आप क्या करते होगे, उन्हें बैकअप फॉलोअप आप खुद से करते होगे। तो मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा, फॉलोअप करने पे ओबियसली कॉल करते होगे तो कॉस्ट भी आती होगी। तो अगर कंपनी अपने ही कोई जो है वो डेडिकेटेड प्रीमियम एजेंट जो है वो फाइंड कर ले और उनके थ्रू ही डिलीवरी करवाए, क्यों सारी डिलीवरीज होनी कहाँ से हैं, ग्वाटेमाला से यूएसए में। तो अगर ग्वाटेमाला में कंपनी अपना ही कोई सप्लायर जो है वो एक फाइंड कर ले और सारे सप्लायर से डिलीवरी उसी के थ्रू ही हो, तो इससे क्या होगा, सप्लायर डिलीवरीज को मैनेज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और जब एक ही सप्लायर से आप इतनी सारी डिलीवरीज करवाओगे तो बल्क क्वांटिटी की बेस पर शायद आपको डिलीवरी कॉस्ट में कुछ डिस्काउंट भी मिल सकते हैं, जो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प दे सकता है।
क्या ख्याल है? तो 6 नंबर के लिए कोई 3 इंप्रूवमेंट बताई जा सकती हैं। एक ये डिलीवरी एजेंट आप अपना एक अरेंज कर लो वहाँ पे, रादर दैन कि हर सप्लायर अपना अपने एजेंट के थ्रू आपको डिलीवरी करे। दूसरा, क्वालिटी चेक जो है वो यूएसए में नहीं, ग्वाटेमाला में परफॉर्म होने चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ जो है वो क्वालिटी की नहीं है तो वहीं पे रिटर्न की जा सके, रादर दैन यूएसए से रिटर्न आप शिपमेंट कॉस्ट जो है वो बेयर करो। और तीसरा, गारंटर तो ठीक है आप रख दो कैफ़े में, लेकिन रोस्टिंग जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए? हेड ऑफिस में, वेयर हाउस में। क्यों? वहाँ पे लार्ज स्केल रोस्टिंग होगी तो कॉस्ट वहाँ पे क्या आएगी? कम आएगी। हर कैफ़े में अगर रोस्टिंग करोगे तो उससे कॉस्ट ज़्यादा आएगी, रोस्टर की कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगी, स्टाफ को ट्रेन करने की कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगी, तो ये सारी कॉस्ट भी सेव की जा सकती है। ये कोई 12 नंबर का क्वेश्चन था जो विंटर 2020 में एग्जामिनर ने पोर्टर्स वैल्यू चेन के ऊपर टेस्ट किया। उनकी बात की नहीं ना उसने, पार्ट ए में पूछा ना पार्ट बी में पूछा। वो स्पेसिफिकली कहेगा कि आप क्या करें, वैल्यू चेन को एनालाइज करें, तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी 9 की 9 एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे। अगर सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहा गया तो फिर सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं। उसने क्या कहा? जस्ट इंप्रूवमेंट इन ऐसी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़। हाँ, सेकेंडरी के आप रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन सेकेंडरी का यहाँ पे कोई रेफरेंस कहीं पे बना ही नहीं कि आप कह सको कि किसके थ्रू आप जो है ये इशू रिजॉल्व कर सकते हो। क्या ख्याल है? प्रोक्योरमेंट वालों के थ्रू आप कह सकते हो कि वो डिलीवरी वाला जो है वो कोई फाइंड करके तो एक अपना जो है वो डेडिकेटेड डिलीवरी एजेंट के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो आप एक रेफरेंस दे सकते हो, अदरवाइज़ और कहीं पे रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। हाँ नहीं, उन पॉइंट्स की नहीं बतानी, उनके अंदर तो हमने कोई वीकनेस आइडेंटिफाई की नहीं। पार्ट ए में हमने कोई वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं की, बल्कि हमने पॉजिटिविटीज़ बताई हैं। ठीक है, उसके पॉजिटिविटी के अलावा अगर कोई वीकनेस आपको कहीं पर नजर आती है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इंप्रूवमेंट्स बतानी है। और ये पार्ट औखा पार्ट था, पार्ट बी, कि क्या क्या मसले हैं इसके अंदर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थोड़ा सा औखा पार्ट था। सेकेंडरी का रेफरेंस देगा, पूछेगा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या पूरी वैल्यू चेन का वर्ड यूज़ करेगा। इसमें सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। चलें आगे। इंटरनल एनालिसिस में पोर्टर वैल्यू चेन हमने कवर कर लिया। एक्सटर्नल एनालिसिस में इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस एंड लाइफ साइकिल मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस हमने कवर कर लिया। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये लाइफ साइकिल मॉडल क्या है। लाइफ साइकिल मॉडल आप लोगों ने शायद लाइफ साइकिल पढ़ा होगा कहीं पे, लेकिन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में कोई 4 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मीन कोई इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, मीन नई नई मार्केट में कुछ चीज़ें लेके आए हैं। ग्रोथ पे है, नया नया कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। मैच्योरिटी मीन सारा कस्टमर इसकी प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है। और डिक्लाइन मीन इसकी प्रोडक्ट की प्रेफरेंस बंद हो गई है। लाइक मोबाइल फ़ोन की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो बिफोर 2000 जो है ये इंडस्ट्री थी इंट्रोडक्शन स्टेज पे। बहुत कम लोग होते थे जिनके हाथ में मोबाइल होता था, ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ कर रहे थे। मीन कहाँ पे थी? इंट्रोडक्शन स्टेज पे। एक इतना मोटा इतना बड़ा एंटीना वाला मोबाइल होता था, बल्कि कोई 1 किलो वेट होता था, जिसकी बैटरी लाइफ बहुत कम होती थी। चार्जर भी एक दूसरे हाथ में साथ पकड़ना पड़ता था। ग्रोथ 2000 के बाद उसमें ग्रोथ आई, जब नोकिया ने स्मार्टफोन 3310, 3210, 1100 ये इंट्रोड्यूस करवाए। और ये ग्रोथ चली कहाँ से लेकर 2000 से लेकर आप कह सकते हो कि कोई 2010 तक।
2010 के बाद से ये इंडस्ट्री कहाँ पे है, मैच्योरिटी पे है। मीन सारी जनता मोबाइल यूज़ कर रही है, मोबाइल ज़िंदगी बन गई है। मोबाइल हाथ में ना हो तो लोगों की सांस बंद होना शुरू हो जाती है, बैटरी इसकी बंद हो जाए लोगों की मिन्नतें करने लग जाती हैं, यार बस एक परसेंट बस ये एक दफ़ा चार्जर दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। मैच्योरिटी मीन हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है। डिक्लाइन अभी नहीं आया, कब आएगा? जब ये उसके अंदर कुछ ना कुछ नया लाना बंद कर देंगे, कस्टमर का दिल उकता जाएगा, थक जाएगा, तो फिर डिक्लाइन आएगा। लेकिन अभी तक डिक्लाइन आया नहीं है। हमने क्या करने हैं, इन चारों स्टेजेस पे कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। क्या फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं? एक हमने देखना है इन चारों स्टेजेस पे हमारा कस्टमर कौन होता है, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है, प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा स्केल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने देखना है हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जिनको की सक्सेस फैक्टर का नाम दिया जाता है, वो किस स्टेज पे क्या क्या होते हैं। कस्टमर की बात करें कि कोई इंडस्ट्री जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, मीन नई नई प्रोडक्ट्स लेके दुनिया में आए हैं, तो हमारा कस्टमर कौन होगा? हाई इनकम एडवेंचरस बायर्स। मीन अमीर कस्टमर जिसके पास वाफर पैसा है तो वो कुछ नया ट्राई करेगा। एडवेंचरस मीन कुछ नया ट्राई करने वाला। तो 2000 से पहले मोबाइल किसके पास होता था? अमीर तरीन लोगों के पास, जो नई चीज़ से थोड़ा अट्रैक्ट होके हाथ में पकड़ना चाहते थे। शौक़े लोग, हम पकड़ के जाएंगे, लोग देखेंगे ओ इसके पास फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ इसने। अगर उससे पहले क्या होते थे? PTCL लैंडलाइन फ़ोन होते थे घरों पे, जो मूव नहीं किए जा सकते थे। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? डिफरेंट टाइप का कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, सिर्फ हाई इनकम ही नहीं, मिडल लो इनकम भी। मैच्योरिटी स्टेज पे आपका कस्टमर कौन होता है? ऑल कस्टमर, हर टाइप का कस्टमर, अमीर गरीब मीडियम क्लास, सब आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। और मैच्योरिटी कस्टमर आपका लूज हो रहा होता है, मीन लोग आपकी प्रोडक्ट को मुंह नहीं लगा रहे होते। डिमांड की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड होती है लो। हाई इनकम कस्टमर की डिमांड कर रहा है, ये कुछ नया ट्राई करना चाहता है। ग्रोथ स्टेज पे आपकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है, देखा देखी। मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट हाईली डिमांडेड होती है, हाईली सॉट आफ्टर होती है। डिक्लाइन पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही होती है, बंद हो रही होती है एक तरह की। टेक्नोलॉजी की बात करें कि जब आप इंडस्ट्री में नए नए आते हो तो आपकी टेक्नोलॉजी होती है नई लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। मीन इतना मोटा सारा, इतना बड़े एंटीने वाला, इतना बड़ा मोबाइल था, बैटरी भी 2-4 घंटे चलती थी, उसके बाद चार्ज करना पड़ता था, साथ चार्जर भी उठा के चलना पड़ता था। ये क्या थी? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन नई क्यों? नई नहीं होगी तो फिर कोई मुंह नहीं लगाएगा। ग्रोथ में आप क्या करते हो? टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हो आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू कस्टमर विशेस। हाँ, मैच्योरिटी पे आपकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? हाईली स्टैंडर्डाइज्ड। ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज्ड होती है तो आपको मैच्योरिटी मिलती है। लेकिन डिक्लाइन में आपकी टेक्नोलॉजी क्या करती है? ऑब्सोलीट हो जाती है, इसलिए आपको डिक्लाइन मिलता है। हाँ, अगर आप उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखोगे, इंप्रूवमेंट करते रहोगे तो आप मैच्योरिटी पे ही रहोगे। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट बंद कर दोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? डिक्लाइन। प्रोडक्ट की बात करें तो कहता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट होती है नई और अट्रैक्ट कर रही होती है लोगों को। ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करते हो? अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा इंप्रूव करते हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर विश, ताकि और अट्रैक्शन क्रिएट की जा सके। कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे होते हो। मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट होती है हाईली डिमांडेड बाय द कस्टमर, एक यूनिक प्रोडक्ट होती है, इसलिए आपको क्या मिली है? मैच्योरिटी। इनको कहते हैं डिक्लाइन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है कमोडिटी। मीन इधर आपकी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट, इधर भी प्रोडक्ट, इधर भी प्रोडक्ट, इधर क्या बन जाती है? कमोडिटी। ये प्रोडक्ट और कमोडिटी में क्या डिफरेंस है?
कहते हैं कि वो चीज़ जिसके अंदर अट्रैक्शन होती है वो होती है प्रोडक्ट, जिसकी तरफ नया नया कस्टमर खींचा चला आ रहा है। कमोडिटी क्या है? ऐसी चीज़ जिसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, सिर्फ मजबूरी की खातिर लोग यूज़ कर रहे हैं, नया कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो इधर आपकी प्रोडक्ट है, इधर भी प्रोडक्ट है, इधर भी प्रोडक्ट है, लेकिन डिक्लाइन में आपकी प्रोडक्ट क्या बन जाती है? कमोडिटी में नया कस्टमर नहीं आ रहा, एग्जिस्टिंग सिर्फ मजबूरी है, जिनकी यूज़ करना सिर्फ वही यूज़ कर रहा है, अदरवाइज लोग छोड़ रहे हैं। क्यों? उसके अंदर से अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आपको क्या करना है? अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट रखना है, उसमें अट्रैक्शन रखनी है, कुछ ना कुछ नयापन ला के। जैसे मैकडॉनल्ड वाले करते हैं, है एक ही बर्गर इनका, सदियों से यही चलता आ रहा है, लेकिन क्या करते हैं? कभी सॉस को नीला पीला येलो कर दिया, कभी उसके अंदर हरा पत्ता लगा दिया, कभी उसके साथ कोक पेप्सी हटा के माइलो लगा दिया, कभी जूस लगा दिया, कभी उसके साथ एक चिकन पीस रख दिया। क्यों? अट्रैक्शन दिए जा रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट क्या रहे? प्रोडक्ट। अगर ये अट्रैक्शन नहीं देंगे, सॉस को हरा नीला पीला येलो नहीं करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी? कमोडिटी। कोई मुंह नहीं लगाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल होता है स्मॉल, मींस स्मॉल स्केल प्रोडक्शन आप करते हो, लेकिन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में आते हो। क्यों? ताकि कस्टमर को हर तरह की चीज मिलनी चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल स्मॉल। ग्रोथ में आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग स्केल को चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, और वो प्रोडक्ट जो कस्टमर ने मुंह लगाई हैं वो आप प्रोड्यूस करते हो, जो कस्टमर ने मुंह नहीं लगाई उनकी मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर देते हो? स्टॉप। मैच्योरिटी पे क्या होता है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग का स्केल होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों? ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू लो प्राइसेस चार्ज करके हम कस्टमर को रिटेन रख सकें। जबकि डिक्लाइन में क्या होता है? आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद कर देते हो, और मर्सीलेस बंद करते हो। हम लोग रिडंडेंट होते हैं तो रिडंडेंट हो जाएं, हमें बिजनेस का क्या करना है? सर्वाइवल करना है। मीन इधर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, वाइड वैरायटी, इधर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड कटिंग सम प्रोडक्ट्स लाइन दैट आर नॉट प्रेफर्ड बाय द कस्टमर। इधर लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इधर आप क्या करते हो? मर्सीलेस स्टॉपिंग प्रोडक्शन। क्यों? बिजनेस सर्वाइवल की तरफ आना है हमने। प्रोडक्ट डिमांड नहीं होनी तो प्रोडक्शन क्या करनी है? बंद करनी है। लोग रिडंडेंट होते हैं, हो जाए, मरते हैं, मर जाए, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हो जाए, हमें बिजनेस का सर्वाइवल देखना है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर या की सक्सेस फैक्टर क्या है? क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। की का मतलब भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्या? कोई प्रोडक्ट फीचर हैं या बिजनेस फीचर हैं दैट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। मीन बिजनेस की सक्सेस के लिए जो प्रोडक्ट फीचर हैं या बिजनेस फीचर हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का, जो टाइम टू टाइम वेरे करते रहते हैं। कभी हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना, कभी हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्राइसेस को रिड्यूस करना, कभी हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है हैवी मार्केटिंग करना, कभी हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या? अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव करना, मीन चेंज करना। टाइम टू टाइम वेरे करते रहते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्या? न्यू प्रोडक्ट, लो प्राइसेस। न्यू प्रोडक्ट और लो प्राइसेस। क्यों? प्राइसेस अगर हाई रखेंगे, मार्केट वाले रखेंगे, तो फिर कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को मुंह नहीं लगाएगा। इसलिए नई प्रोडक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट जैसी लेके आओगे तो कोई मुंह नहीं लगाएगा। लेकिन प्राइसेस क्या रखनी है? लो, ताकि एक दफ़ा कस्टमर ट्राई करे। ग्रोथ पे हम क्या करते हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? जब इंडस्ट्री ग्रोथ में हो, हैवी मार्केटिंग, किसके थ्रू? एक मेन सेलिब्रिटी के थ्रू जिसका फॉलोअर ज़्यादा है। क्यों? उस मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर हमारी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्यों? इंडस्ट्री ग्रोथ में है, में नया नया कस्टमर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? मार्केटिंग पे फोकस करना है। मैच्योरिटी स्टेज पे हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ताकि कंपैरेटर की निस्बत कम प्राइसेस चार्ज करके हम कस्टमर को खींच सके। डिक्लाइन स्टेज पे हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा? डिस्काउंट ऑफर्स, ताकि जो माल पड़ा है किसी तरह से इसको निकाला जा सके, मीन लॉस जो है उसे बचाया जा सके। मीन इधर सक्सेस फैक्टर क्या है? न्यू प्रोडक्ट, लो प्राइसेस,
इधर हैवी मार्केटिंग, इधर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इधर डिस्काउंट ऑफर्स, ताकि ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के लॉसेस को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। जितना माल निकलता है निकालो, बेशक हाफ प्राइस पे निकालो, क्यों, कॉस्ट पूरी होती है, वो भी ठीक है, क्यों अगर ये नहीं निकाला तो बाद में ये कॉस्ट भी पूरी नहीं होनी। ये क्या था, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल, जिसका हमें थोड़ा सा नॉलेज लेना था, वो हमने ले लिया कि ये कोई 5-6 फैक्टर्स चारों स्टेजेस पे क्या क्या होते हैं। अगर एग्जामिनर कह दे कि आपने इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, तो ऑलवेज हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, पोर्टर्स ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल। लाइफ साइकिल का नाम ले तो यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं यूज़ करना, बस नॉलेज इतना सा चाहिए था हमें। अगर एग्जामिनर करे कि मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, तो हम कौन सा मॉडल प्रेफर करेंगे, पेस्टल, पोर्टर नेशनल डायमंड का नाम ले तो यूज करना है, वरना हमने ये यूज नहीं करना। सो मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं। पेस्टल फैक्टर के थ्रू भी एनालाइज किया जा सकता है, पोर्टर नेशनल डायमंड मॉडल के थ्रू भी एनालाइज किया जा सकता है। पेस्टल फैक्टर्स क्या हैं वो हमने देख लिए, 6 फैक्टर थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, जिनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि आइदर ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे, मीन पॉजिटिव हैं, या ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मीन नेगेटिव है। अब अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है थ्रू पोर्टर नेशनल डायमंड, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। पोर्टर्स नेशनल डायमंड, पोर्टर नेशनल डायमंड क्या कहता है कि जब भी आपने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, तो पोर्टर नेशनल डायमंड मॉडल कहता है कि आपने 4 फैक्टर्स के थ्रू एनालाइज करना है। क्या हैं वो 4 फैक्टर्स, एक आपने देखना है फैक्टर कंडीशन को, एक आपने देखना है डिमांड कंडीशंस को, क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में देखते हैं, एक आपने देखना है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री को, और एक आपने देखना है फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी को। पेस्टल के थ्रू एनालाइज करना है तो 6 फैक्टर हैं, पोर्टर नेशनल डायमंड के थ्रू 4 फैक्टर्स हैं, फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री और फर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी। और यूँ उसने क्या किया, इन चारों को यूँ मिला के क्या बना दिया, एक डायमंड की शेप दे दी। तो ये क्या बन गया, पोर्टर नेशनल डायमंड मॉडल। अब जब मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास पेस्टल था, तो पोर्टर नेशनल डायमंड की ज़रूरत क्यों पेश आई। कहता है कि अगर एक ऐसा कंट्री जहां पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, एग्जिस्टिंग कंट्री, उसका अगर आपने मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करना है, तो हम यूज करेंगे पेस्टल मॉडल। और अगर किसी एक नए कंट्री का, जहां पे सपोज हम अपना बिजनेस मूव करने जा रहे हैं, उसका अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करना है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, पोर्टर नेशनल डायमंड। एग्जिस्टिंग कंट्री का मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करने के लिए पेस्टल, न्यू कंट्री जहां पे सपोज हम अपना बिजनेस मूव करने जा रहे हैं, तो उसका मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, पोर्टर नेशनल डायमंड। एक बात, जब वो कहता है कि पोर्टर नेशनल डायमंड हम कब यूज करेंगे, कि अगर आपने किसी कंट्री का, किसी नेशन का दुनिया के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज देखना है, तो आप क्या यूज करोगे, पोर्टर नेशनल डायमंड। लाइक जर्मनी कार मैन्युफैक्चरिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट लीडर है, और आपने देखना है कि ये जर्मनी नेशन कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मार्केट लीडर क्यों है, मीन इसके पास ये कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों है, तो ये देखने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पोर्टर नेशनल डायमंड। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट लीडर है, अगर हमने देखना है कि कैसे बना, तो कैसे देखेंगे, पोर्टर नेशनल डायमंड के थ्रू। अमेरिका कैलिफोर्निया आईटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट लीडर है, और हमने देखना है ये कैसे बना, तो कैसे देखेंगे, पोर्टर नेशनल डायमंड के थ्रू। पाकिस्तान स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में या सर्जिकल इक्विपमेंट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट लीडर है,
अगर हमने देखना है कि ये कैसे है तो क्या अप्लाई करेंगे, पोर्टर नेशनल डायमंड। मीन किसी नए कंट्री का मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करने के लिए पोर्टर नेशनल डायमंड यूज करेंगे, या किसी नेशन का कंपैटिटिव एडवांटेज एक्सप्लोर करने के लिए, किसी नेशन का मीन कंट्री का कंपैटिटिव एडवांटेज एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसे ये मार्केट लीडर बना, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पोर्टर नेशनल डायमंड मॉडल। ठीक हो गया। एग्जिस्टिंग कंट्री का मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करना है तो फिर पेस्टर। क्या देखना हमने पोर्टर नेशनल डायमंड में, 4 फैक्टर्स देखने हैं, फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, लेटेंट एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री और फॉर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड राइवरी। फैक्टर कंडीशन में हमने क्या देखना है, फैक्टर कंडीशन में हमने देखने हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी बचपन में कहीं पे, तो कुछ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स रिक्वायर हैं। क्या थे वो, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। भूल गए, इतनी पुरानी बात तो नहीं है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड का मतलब क्या है, ज़मीन नहीं, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे जो भी नेचर की तरफ से चीज़ें मिली हैं, मीन नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें हम क्या देते हैं, नाम लैंड का, जहाँ से हमें स्पोज प्रोडक्शन के लिए मटीरियल मिलता है। लेबर का मतलब क्या है, मजदूर नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन लोगों के साथ उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज भी, सिर्फ बंदे नहीं। कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा ही नहीं जो बिजनेस में लाया जा रहा है, इक्विटी नहीं, पैसे से कोई भी चीज़ जो बिजनेस में लाई जा रही है, लाइक मशीनरी लाई जा रही है तो वो भी कैपिटल है, कोई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, मीन कोई डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं तो वो भी कैपिटल है, कोई बिल्डिंग जो है वो बिजनेस में लाई जा रही है तो वो भी क्या है, कैपिटल है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक माइंड जो इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा। मतलब कौन है, बिजनेस माइंड, जिसको एंटरप्रेन्योर का नाम भी दिया जाता है, जिसने डिसाइड करना है कि इन तीनों फैक्टर्स का क्या कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। अब अगर हम अपना बिजनेस किसी नए कंट्री में मूव करने जा रहे हैं तो हमने देखना है वहाँ पे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए पॉजिटिव हैं, मीन ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे, या फिर प्रॉब्लम हर्डल क्रिएट करेंगे। मीन क्या हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ से हमें मटीरियल मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन बंदे पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंट, स्किल्ड हैं। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स हमें चाहिए तो क्या वो वहाँ पे अवेलेबल है। और हमें जो बिज़नेस मैनेजर चाहिए, बिज़नेस माइंड चाहिए हमारे बिज़नेस वाले, वो भी वहाँ पे हैं या नहीं हैं तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। हमने देखना है भाई जर्मनी कार मैन्युफैक्चरिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट लीडर क्यों है, क्योंकि जर्मनी के अंदर कार मैन्युफैक्चर करने का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने के इक्विपमेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वुड सबसे अच्छी है, लेदर सबसे अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्सेज पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाले दुनिया में सबसे अच्छे हैं, या जर्मनी में कार मैन्युफैक्चर बनाने वाली लेबर दुनिया की सबसे अच्छी है। अमेरिका कैलिफोर्निया में आईटी टेक्नोलॉजी वाली लेबर दुनिया से सबसे अच्छी है। उस तरह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाले या सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे अच्छी है। जर्मनी में कार मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है। और साथ बिजनेस माइंड पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाले दुनिया के सबसे अच्छे हैं। जर्मनी में कार बनाने वाले बिजनेस माइंड दुनिया के सबसे अच्छे हैं। जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाले दुनिया के सबसे अच्छे हैं। अमेरिका कैलिफोर्निया में आईटी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने वाले दुनिया के सबसे अच्छे हैं। क्या ख्याल है, किसी नई कंट्री में अपना बिजनेस मूव करने जा रहे हैं तो हमने ये फैक्टर्स देखने हैं। क्या देखना है, डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन का मतलब क्या है कि जिस कंट्री में हम मूव करने जा रहे हैं वहां पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी। मीन क्या देखना है, वहां की सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं, मीन सोशल फैक्टर पॉजिटिव है या नहीं है। लोग हमारी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट हमारी प्रोडक्ट का है या नहीं है। सोसाइटी हमारी टाइप की है या नहीं है।
क्यों अगर नहीं है तो क्या ऑब्जेक्टिव मीट होगा? इस तरह से जर्मनी अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट लीडर बना है तो कैसे बना है? पहले उसने जर्मनी के अंदर अपनी कारों की मार्केट डिमांड बनाई है, कस्टमर को सेटिस्फाई किया है, तो उससे फिर पूरी दुनिया के अंदर उसकी डिमांड बनी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में मार्केट लीडर क्यों बना? कि पहले इसने पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स हैं, खेलने वाले लोग हैं, इनकी डिमांड को पूरा किया, इनको सेटिस्फाई किया है। और ये यहाँ से मोइन खान वगैरह, मियाँ दाद वगैरह बैट लेके इंडिया गए तो इंडिया में देखा तेंदुलकर ने, यार क्या कमाल बैट है, कहाँ से लिया है? पाकिस्तान में बनवाया है। अच्छा यार ये 10 मेरे भी बेचना। और वहाँ से क्या बना? पूरी दुनिया के अंदर डिमांड बन गई और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में पाकिस्तान लीडर बन गया। क्या ख्याल है? वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का फुटबॉल चला गया। होम कंट्री में पहले डिमांड बनाई तो फिर दुनिया में फैली। लेकिन हम जिस कंट्री में मूव करने जा रहे हैं वहाँ पे देखना है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, आइदर ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मीन सोसाइटी हमारे टाइप की है या नहीं, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट हमारी प्रोडक्ट वाला है या नहीं है। साथ हमने क्या देखना है? रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, कि हमें बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में कुछ अदर इंडस्ट्री की भी सपोर्ट चाहिए होती है। कौन सी अदर इंडस्ट्रीज हैं? हमें बैंकिंग इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए होती है, हमें पैकेजिंग इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए होती है, हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए होती है, हमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए होती है, हमें डिलीवरी इन आउट करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री होगी? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की हमें जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है। तो हम जिस कंट्री में मूव करने जा रहे हैं देखना है कि वहाँ पे हमारे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये रिलेटेड सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ अच्छी अवेलेबल हैं या नहीं है। क्यों? बैंक अगर अच्छे नहीं हैं तो मनी का इन आउट करने में, रिसीविंग पेमेंट में मसला आएगा। कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ओवरड्राफ्ट, लोन, लीजेस लेने में मसला आएगा, तो क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट होगा? नहीं। पैकिंग इंडस्ट्री, माल पैक करवाना है, अगर वही नहीं है तो हम पैक नहीं करवा सकेंगे। इंश्योरेंस, सिक्योरली हम बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन, इंटरनेट, ये हमें नहीं मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन, हमने आउट ऑफ कंट्री या इवन विद इन द कंट्री भी कोई डिस्पैच करना है तो वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो उस तरह में बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो ये देखना है उस नए कंट्री में ये हैं या नहीं है। साथ क्या देखना है? उस कंट्री के अंदर फर्म्स स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी। इसमें आपने क्या देखना है? एक तो आपने देखना है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, कि हमारी फेवर में है उस कंट्री में या हमारे अगेंस्ट है। सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसी है हमारे टाइप के बिजनेस को नेशनलाइज रखना, तो क्या हम अपनी मर्जी से अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम फ्रीली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके कंपटीशन को डील कर सकते हैं? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे टाइप की इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज रखा हुआ है, दिस मीन ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। क्यों? हम अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए, फ्री स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हुए कंपटीशन को डील कर सकते हैं। साथ हमने क्या देखना है वहां पे? राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या है? हमने देखना है कंपैटिटर्स को, मीन कंपटीशन को, कि हमारे जैसा बिजनेस ऑपरेट करने वाले और कितने बिजनेस हैं, उनके स्केल क्या हैं, उनके बिजनेस की साइज, स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम उनको कंपीट कर पाएंगे? क्यों? अगर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारी पोजीशन वीक रहेगी, हम ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर हमारी साइज, स्ट्रेंथ उनकी निस्बत लार्ज है, दिस मीन हम उनको कंपीट करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प ले सकते हैं। क्यों? कंपैटिटर छोटे छोटे हैं। तो 4 फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर कंडीशन में मीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिमांड कंडीशन में सोसाइटी देखनी है, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, सेल होगी या नहीं होगी। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज ये देखनी है अवेलेबल हैं या नहीं है। और हमें क्या देखना है? गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे टाइप के बिजनेस के ऊपर, पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, या कंपैटिटर्स, कंपटीशन को देखना है कि वो कैसा है। क्या ख्याल है? कब अप्लाई करना है पोर्टर नेशनल डायमंड? किसी नए कंट्री को एनालाइज करने के लिए, या किसी कंट्री का दुनिया के अंदर किसी एक इंडस्ट्री में कंपैटिटिव एडवांटेज देखने के लिए। एक क्वेश्चन हमें मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिलेगा, जो स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट के नाम से
क्वेश्चन नंबर 1, जो स्विफ्ट के नाम से मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? कोई 2 पेजेस की केस स्टडी है हमारे पास और कोई 2 रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट ए है फॉर 15 मार्क्स और एक रिक्वायरमेंट बी है फॉर 10 मार्क्स। रिक्वायरमेंट ए अभी हम कवर करने के काबिल नहीं है, तो हम चले गए रिक्वायरमेंट बी के अंदर फॉर 10 मार्क्स। क्या कहती है रिक्वायरमेंट बी? पोर्टर्स डायमंड कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द कंपैटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन। मीन किसी नेशन का दुनिया में कंपैटिटिव एडवांटेज किसी इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करने के लिए यूज होता है। एंड कुड बी अ यूजफुल मॉडल फॉर जो स्विफ्ट टू यूज इन हिज एनालिसिस ऑफ कंट्रीज दैट ही माइट मूव हिज कंपनी टू। या जो स्विफ्ट भी इसे यूज कर सकती है एक ऐसे कंट्री में जहां पे वो अपना बिजनेस मूव करने जा रहे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए। एग्जामिन यूजिंग पोर्टर डायमंड और एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव मॉडल या फ्रेमवर्क। और वो अल्टरनेटिव मॉडल या फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? पेस्टल। मीन अगर डायमंड नहीं आता तो आप पेस्टल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें डायमंड आता है। सो एग्जामिन यूजिंग पोर्टर्स डायमंड और एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव मॉडल फ्रेमवर्क द फैक्टर्स दैट कुड इन्फ्लुएंस स्विफ्ट डिसीजन to move a large part of its logistic business to Ikaria। स्विफ्ट, जो स्विफ्ट शायद कंपनी का नाम है, जो अपना लॉजिस्टिक बिजनेस, या लॉजिस्टिक क्या होता है बिजनेस? ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस किसी एक कंट्री इकरिया में मूव करने जा रहे हैं। तो आपने पोर्टर नेशनल डायमंड के अकॉर्डिंगली बताना है कि आइदर इकरिया में जाना ठीक है या नहीं है। मीन ये चारों फैक्टर्स आपने इकरिया कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। फैक्टर कंडीशन वहाँ पे है या नहीं है, डिमांड कंडीशन है या नहीं है, रिलेटेड एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है या नहीं है, और फर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, राइवरी। और जब भी आपने कोई बात करनी है तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव पोजीशन के साथ लिंक करते हुए बात करनी है कि इधर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्या ख्याल है? क्वेश्चन के अंदर से प्लीज़ मुझे ये चारों फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके देंगे। क्वेश्चन के अंदर से ये चारों फैक्टर्स मुझे आइडेंटिफाई करके देंगे। हो सकता है अगर कहा जाए तो, अदरवाइज हमने आउटसाइड कंट्री मीन नए कंट्री के लिए पोर्टर डायमंड यूज़ करना है, एग्जिस्टिंग के लिए हमने पेस्टल यूज़ करना है। ट्राई करें प्लीज़, ऑनलाइन वालों मेरी शक्ल नहीं देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पोर्टर नेशनल डायमंड के फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें प्लीज़।
जी फैक्टर्स मिल रहे हैं, और मज़े की बात है पहले दोनों पैराग्राफ के अंदर कोई फैक्टर नहीं है। क्यों? पहले दोनों पैराग्राफ में एम्बियन की इन्फॉर्मेशन है, हमने इकरिया कंट्री के अंदर ये फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं, और इकरिया की इन्फॉर्मेशन ही थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही है। तो अगर कोई पहले दो पैराग्राफ में से फैक्टर आइडेंटिफाई करके बैठा तो बोंगा है। क्या ख्याल है? इकरिया कंट्री के पॉइंट से हमने देखना है, एम्बियन के पॉइंट से नहीं। एम्बियन तो करंट कंट्री है ना, एग्जिस्टिंग है। आइए मिलके देखते हैं। एम्बियन इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज डेंसली पॉपुलेटेड विद अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट नोन एज स्विफ्ट इज द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी इन एम्बियन, owning 1500 trucks. It is a private limited company with all shares held by the Swift family. It has significant haulage and storage contracts with retail and supermarkets chain in Ambian. The logistic marketplace is mature and extremely competitive, and Swift has become a market leader through a combination of economies of scale, cost efficiencies, innovative IT solutions and clever branding. तो एम्बियन के अंदर कंपनी की बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, 1500 ट्रक हैं इनके पास। However, the profitability of the sector is under increased pressure from a recently elected government that is committed to heavily taxing fuel and reducing expenditure on road in favor of alternative form of transport. लेकिन करंट कंट्री के अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। क्यों? गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रही है। फ्यूल जो आप यूज़ करते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रही है, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव नहीं कर रही। मीन रोड्स वगैरह भी क्या हो गए हैं, शायद बंजर हो गए हैं, जिससे आपके ट्रक चलाने में, बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में मसले आ रहे हैं, डिलीवरी स्ट्रक होती होंगी। It has also announced a number of tax on vehicle which have high carbon emission levels, as well as reducing the maximum working hours and increasing the national minimum wages for employees. और ये फैक्टर भी आपके लिए नेगेटिव हैं। क्यों? हाई कार्बन एमिशन लेवल व्हीकल होती है, ट्रक हैं, उन पे टैक्स ज़्यादा चार्ज हो रहा है। मिनिमम वेज भी गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स भी गवर्नमेंट जो है वो मेंशन कर रही है, तो इससे लेबर कॉस्ट को मैनेज करना भी आपके लिए मुश्किल हो गया होगा। द कंपनी इज परसीव्ड एज ए गुड परफॉर्मर इन इट्स सेक्टर, लेकिन फिर भी कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है। द 20X9 फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिपोर्टेड आ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 18%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 17%, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 9.15%. The accounts also show a current liquidity ratio of 1.55 and AC tax ratio of 1.15, gearing ratio of 60% and interest cover of 8. ये सारी क्या है? बकवास। क्यों? पोर्ट नेशनल डायमंड के अंदर कहीं पे भी अप्लाई ये रेशियोज नहीं होनी। 10 years ago, the northern political bloc split up and 9 new independent states were formed. One of these states was Ikaria. अब यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। द पीपल ऑफ Ikaria, known as Ikarians, traditionally have a strong work ethic and a passion for precision and promptness. Since the formation of the state, their hard work has been rewarded by strong economic growth. मीन लोग जो हैं Ikaria के वो क्या हैं? पैशनेट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, वर्क एथिक्स वाले हैं। तो ये फैक्टर कंडीशन की बात आ गई शायद ह्यूमन रिसोर्सेज की, कि हमारे लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट करने में थ्रू बेटर परफॉर्मेंस हेल्प देंगे। क्या ख्याल है? ये एक बात की जा सकती है फैक्टर कंडीशन के अंदर। हाई रिवॉर्डेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, a higher standard of living and an increased demand for goods which were once perceived as unobtainable luxuries. और क्या है? इकॉनमी जो है वो ग्रोथ में है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, और प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो हाई है। और जब प्रोडक्ट्स बाकियों की डिमांड हाई है तो साथ ट्रांसपोर्टेशन मीन लॉजिस्टिक बिजनेस तो चलना ही चलना है। दिस मीन फैक्टर डिमांड कंडीशन भी पॉजिटिव है। क्यों? इकॉनमी जो है वो ग्रोथ में है, और ये चीज़ भी हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प देगी। क्या ख्याल है? क्यों? गुड्स को मूव करने के लिए लॉजिस्टिक तो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए।
Since the formation of the state, the government of Ikaria has pursued a policy of privatization. और यस, वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को भी प्रेफर किया है. दिस मीन हम अपनी मर्जी से फ्रीली स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हुए, अपना ऑन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं फ्रीली. तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है. क्या कह रहा है? फर्म स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी राइवरी की बात भी आ गई. गवर्नमेंट पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन. It has also invested heavily in infrastructure, particularly the road transport system required to support the increased economic activity in the country. और गवर्नमेंट क्या कर रही है? साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर रही है. मीन रोड्स अच्छे बना रही है और ये हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प देगा. ये कहाँ पे लिखेंगे? नहीं, वो तो हम खुद हैं ट्रांसपोर्टेशन. ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी कहाँ पे? बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रोड हमें खुद नहीं बनाना पड़ रही. कौन बना के दे रही है? गवर्नमेंट बना के दे रही है, जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी. क्या ख्याल है? क्लियर होती है बात? रिटेल एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री नहीं, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन तो हम खुद हैं. ओके. द स्टेट हॉलेज ऑपरेटर EVM मीन जिसको प्राइवेटाइज किया, मीन जो गवर्नमेंट कंपनी थी, द स्टेट हॉलेज ऑपरेटर EVM वाज सोल्ड ऑफ टू 2 Icarian इन्वेस्टर हु रेज द फाइनेंस टू बाय इट फ्रॉम अ फॉरेन बैंक. मीन गवर्नमेंट का जो बिजनेस था जो प्राइवेटाइज किया, वो वहाँ के कुछ 2 इन्वेस्टर ने बाय किया और उन्होंने भी फाइनेंस लिया फॉरेन बैंक से. दिस मीन शायद लोकल बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है. क्या ख्याल है? द कैपिटल मार्केट, ये कौन सी मार्केट होती है? स्टॉक मार्केट और बैंकिंग मार्केट, यहां से कैपिटल जनरेट किया जाता है. द कैपिटल मार्केट इन इकरिया आर स्टिल इमेच्योर एंड गवर्नमेंट हैज नॉट विश टू इंटरफेयर विद आर बूस्टर देम. और गवर्नमेंट इसको इंटरफेयर या इसको बूस्ट अप भी नहीं कर रही. दिस मीन रिटेल एंड स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग सेक्टर जो है वो अच्छा अवेलेबल नहीं है. मीन हमें कोई क्राइसिस में सपोर्ट चाहिए, ओवरड्राफ्ट, लोन, लीजेस की फॉर्म में, तो वो अवेलेबल ना होने से हमारी फ्यूचर पोजीशन अफेक्ट भी हो सकती है. मीन हमें होली ऑन इट्स ऑन फंड्स ही चलना पड़ेगा. क्यों? कैपिटल मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो लोकल इन्वेस्टर को भी फॉरेन बैंक से लोन लेना पड़ा था. क्या ख्याल है? कंपटीशन नहीं, क्राइसिस में हमें कोई सपोर्ट चाहिए बैंक से, लाइक ओवरड्राफ्ट, लीजीज, तो वो हमें नहीं मिल सकती. कंपैटर की कोई बात नहीं है यहाँ पे. लेकिन अभी तक उनका पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है उनकी. हाँ, इसके बाद वो कहता है जी EVM नाउ हैज 700 मॉडर्न ट्रक्स एंड होल्ड ऑल मेजर लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इन द कंट्री. लेकिन हमारे पास कितने ट्रक हैं? 1500, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सारे उनके पास हैं. तो उसके पॉइंट से कंपटीशन का बात थोड़ी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. इट इज प्रेज्ड फॉर इट्स प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से लोग उसे प्रेफर करते हैं. प्रॉब्लम इन रेजिंग फाइनेंस हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर सिग्निफिकेंट कंपैटिटर्स टू emerge. Most are family firms, each of which operate about 20 trucks, making local deliveries within one of Icarian's 20 region. तो एक ही बड़ा कंपैटर है EVM, बाकी सारे छोटे छोटे क्या हैं? चूंटियां हैं. मीन फैमिली बिजनेस हैं अबाउट 20 ट्रक्स वाली. दिस मीन कंपटीशन को हम इजीली डील कर सकते हैं बिकॉज वी हैव मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू EVM विद 1500 ट्रक्स रादर देन 700. तो ये हम बात कर सकते हैं एक कंपटीशन की. कि अदर कंपैटर्स क्या हैं? छोटे छोटे हैं, ना होने के बराबर है. एक ही मेन कंपैटर है, लेकिन उसके बेस अगेंस्ट भी हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. These two investors now wish to realize their investment in EVM and have announced that it is for sale. ओह, अगर फॉर सेल और हम ये खरीद लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी तो बेहतर हो जाएगी. In principle, Swift are keen to buy the company and are currently evaluating its possible acquisition. और अगर हम इसको क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी. क्यों? अदर कंपैटर तो ना होने के बराबर हैं और ये चीज़ हमें ऑब्जेक्टिव मीट करने में, फ्रीली स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने में थ्रू मोनोपोलाइजेशन हेल्प देगी. ये बात हम कर सकते हैं यहाँ पे एक्विजिशन की. क्यों? अदर कंपैटर ना होने के बराबर और एक ही बड़ा कंपैटर है, वो अगर हम एक्वायर कर लेते हैं तो सारे कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास आ गए. क्या ख्याल है?
Swift management perceive that their capability in logistics will greatly enhance the profitability of EVM, and the financial result for EVM are shown in figure 1, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक हमारे ये 4 फैक्टर डिस्कस हो गए। इधर एक फैक्टर कंडीशन की बात आ गई, 2 बातें बल्कि डिमांड कंडीशन की बात आ गई। ग्रोथ इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई है तो लॉजिस्टिक की भी डिमांड हाई होगी जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। इधर बैंकिंग इंडस्ट्री की सिर्फ बात आई थी जो कि अच्छी नहीं है, और इधर गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन भी आ गई, अदर कंपैटर्स की बात भी आ गई, और ईवीएम की एक्विजिशन के थ्रू मोनोपोली की बात भी आ गई। चारों पॉजिटिव है, क्या ख्याल है? अब जब भी हमने पोर्टर नेशनल डायमंड अप्लाई करना है तो हमारे आंसर में कितनी हेडिंग्स आएंगी? 4, फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, लेटेंट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री और फर्म स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी राइवरी। 4 हेडिंग में डाटा लिखने के बाद एंड पे हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे बात करनी है कि अबव ऑल 4 फैक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है। लाइक ये चीज़ें किसी कंट्री में ना हो तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प देती है, डिमांड ना हो तो गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करने में हेल्प देती है, कोई स्पोर्टिंग इंडस्ट्री अवेलेबल ना हो तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो हेल्प देती है। हाँ, यहाँ पे तो गवर्नमेंट हेल्प देती ही देती है। लाइक इन द अबव सिनेरियो गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेटाइज कर रही है, क्या ख्याल है? और साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है? रोड ट्रांसपोर्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। मीन 1-2 बातें जो बीच में थी वो साथ रिलेट कर दी, बाकी ऑन जनरल बात कर दिया कि चारों फैक्टर्स गवर्नमेंट भी क्या करती है? इंटरफेयर करती है इनमें। लाइक अवेलेबल ना हो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। मीन ये 5 पैराग्राफ बनेंगे अब हमारे टोटल, 4 हेडिंग और एंड पे एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। क्या कह रहा है? इसका आंसर बैक पे दिया हुआ है, एक दफ़ा रीड करके हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। उसने आंसर में लिखा हुआ है कि लेटेंट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री इस सिनेरियो में है ही नहीं, लेकिन हम वो जो कैपिटल मार्केट है उसको बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आंसर में उसने क्या लिखा है कि लेटेंट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री सिनेरियो में है ही नहीं, लेकिन हम कैपिटल मार्केट को बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इसका आंसर नोट्स के अंदर जो ऑनलाइन में मैंने प्रोवाइड किए हैं, अदरवाइज़ फ़ोटो कापियर के पास पड़े हैं, हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो। ग्रुप ऑनलाइन वालों का बना हुआ है व्हाट्सएप, फिजिकल वालों का नहीं बना हुआ। सो उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आज वाले दोनों। क्या ख्याल है? कॉफ़ी स्टार भी और ये जो स्विफ्ट भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ।